सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल में। दोस्तों, किसी भी काम को करने के पहले मन के अंदर कुछ ख्याल उत्पन्न होते हैं और ये जो ख्याल है, इन ख्यालों से हमको उस काम को करने की प्रेरणा मिलती है। उस काम को करने के लिए हम तैयार होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मुझे उस काम को करने के लिए तो मेरे मन के अंदर हलचलें मच गई और उन हलचलों ने मुझे उस काम करने के लिए पूरी तरह से जोश से उस काम के अंदर लगा दिया। ये जो मन के अंदर हलचलें मचती है, बस इसी को अपन कहते हैं तरंग। ठहरे हुए पानी के अंदर जब हम कंकर डालते हैं तो पानी के अंदर हलचलें उत्पन्न हो जाती है और ये जो हलचलें उत्पन्न होती है तो अपन कहते हैं देखो, ठहरे हुए पानी में कंकर डालने से पानी के अंदर तरंग उत्पन्न हो गई, हलचलें उत्पन्न हो गई। तनी हुई डोरी को जब अपन खींचते हैं तो अपन कहते हैं देखो, इसके अंदर तरंग उत्पन्न हो गई, एक हलचल उत्पन्न हो गई। आखिरकार ये तरंग होती क्या है? तरंग कितने प्रकार की होती है? तरंग वेग समीकरण क्या है? उस पर कैसे आंकिक प्रश्न आते हैं? ये सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कक्षा 9, 11 के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछली रीट के अंदर यदि प्रतियोगी परीक्षा लेटेस्ट की बात करें जो होने जा रही है, तो पिछली रीट 2018 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था तरंग के अंदर से, और वहां पर पूछा था कि ध्वनि तरंगों का संचरण होता है तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है, जब इनका संचरण होता है तो इनकी प्रकृति कैसी होती है। ये सब कुछ इस तरंग के प्रकार के अंदर आता है। तो आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। देखो, तरंग है क्या? जैसे मैंने भी आपको बताया था कि पानी ठहरा हुआ है तालाब का या समुद्र का, कहीं पर भी माने, और आपने बैठे बैठे कंकर डाल दिया और ठहरे हुए पानी में कंकर डालने से हलचलें उत्पन्न हो जाती है कि कहां मैं ठहरा हुआ था और तूने एक कंकर डाल के मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरे अंदर तरंगे पैदा कर दी, मेरे अंदर विक्षोभ पैदा कर दी। तो ये जो ठहरे हुए पानी में कंकर आपने देखा होगा, जब डालते हैं तो पानी नहीं चलता आगे। इस प्रकार से ये जो कंकर डालने पर ये जो इस प्रकार से ये हलचलें हैं, ये तरंग है। इसमें कोई पानी नहीं बढ़ रहा, केवल एक विक्षोभ आगे चल रहा है। तनी हुई डोरी है, डोरी तनी हुई है, यहां से अपन एक झटका मारा इसको यो, तो ये इस प्रकार की जो यहां पर स्थितियां बनी है, इसमें कोई डोरी नहीं चल रही। डोरी यदि अपन जो झटका मार के चलती तो पूरी पूरी डोरी सलट के इधर आ जाती। डोरी थोड़ी चली है, केवल चला है एक विक्षोभ। और ये जो विक्षोभ है, बस इसी को अपन तरंग कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम वेव है। तो देखिएगा, पहली बात तरंग की यहां पर परिभाषा। ये तरंग एक विक्षोभ है, एक डिस्टर्बेंस है। तो यहां पर तरंग की परिभाषा मैं लिख रहा हूं, माध्यम में अग्रसर होता हुआ विक्षोभ। माध्यम में अग्रसर होता हुआ विक्षोभ। अग्रसर होता हुआ विक्षोभ जो होता है, किसी माध्यम में अग्रसर होता हुआ विक्षोभ क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। तरंग कहलाता है। तो माध्यम में अग्रसर होता हुआ विक्षोभ तरंग कहलाता है। तरंग की बेस डेफिनेशन है ये, इसकी स्टार्टिंग परिभाषा है। जब तरंग चलती है तो माध्यम के कणों का जो कला होती है वो लगातार परिवर्तित होती है। आगे अपन पढ़ेंगे कि तरंग जो होती है ये दो तरह की होती है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ कंपनों के आधार पर। लेकिन याद रखें, कणों की कला लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो अगली बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि तरंग गति में माध्यम के कणों की कला लगातार बदलती रहती है। माध्यम के कणों की कला लगातार बदलती रहती है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अच्छा, कंपन के दौरान, अगली बात, जब तरंग है तो तरंग में जब कंपन होते हैं तो कंपन के दौरान, अगली बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बिंदु, कंपन के दौरान कणों का अलग अलग स्थितियों में वेग अलग अलग होता है। कंपन के दौरान माध्यम के कणों का वेग अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। अलग अलग स्थितियों में अलग
अलग होता है। अलग अलग स्थितियों में क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो तरंग के अंदर चूंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा रीट के यदि अपन बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, 9th-10th में तो जनरली क्वेश्चन आते ही है, वहां तो सब्जेक्टिव आते हैं, उनके आंसर लिखने पड़ते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक आएगा तरंग वेग समीकरण, उसका जो फॉर्मूला है उस पर आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आता है तरंग के बारे में सत्य और असत्य कथन है, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो माध्यम में अग्रसर होता हुआ विक्षोभ तरंग कहलाता है। तरंग गति में माध्यम के कणों की कला लगातार बदलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कणों की कला लगातार बदलती है, तरंग को अपन इस प्रकार से बनाते हैं। या कोई तरंग यदि अनुदैर्ध्य भी कण यो यो कर रहे हैं तो अभी उनकी कला बदलती है। और कंपन के दौरान माध्यम के कणों का वेग अलग अलग स्थितियों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये तीन बातें तरंग के अंदर इनिशियल आती है। अच्छा, अगली बात क्या होती है तरंग के बारे में कि निश्चित माध्यम में तरंग की चाल नियत होती है। तो मैं यहां पर लिख दूं, इसमें जगह है नीचे थोड़ी सी और। किसी निश्चित माध्यम में, एक जैसा माध्यम, किसी निश्चित माध्यम में, किसी निश्चित माध्यम में तरंग का वेग, कोई यदि माध्यम निश्चित है तो उसमें तरंग के वेग की बात करें, तरंग की पूरी तरंग की बात कर रहे हैं, तरंग का वेग नियत होता है। निश्चित माध्यम में तरंग का वेग क्या होता है, नियत होता है। अच्छा, अगली बात, तरंग ऊर्जा एवं संवेग, जब तरंग चलती है तो बताइए क्या होता है, ऊर्जा लेके जाती है, और ऊर्जा लेके जाती है, तरंग में गति होती है तो संवेग का। तो यहां पर अगली बात है तरंग ऊर्जा एवं संवेग, तरंग ऊर्जा एवं संवेग, तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। संवेग का, ऊर्जा एवं संवेग का वहन कर सकती है, वहन कर सकती है, इनको लेके चलती है, वहन कर सकती है। तो ये तो तरंग के बारे में बेस बातें हैं, स्टार्टिंग की बातें हैं। आपने कभी देखा होगा जो तरंग है उसका चित्र इस प्रकार का होता है, ये एक्चुअल में अनुप्रस्थ तरंग का चित्र होता है। अनुप्रस्थ तरंग का, अभी तरंग क्या है, अनुप्रस्थ क्या होती है अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये अनुप्रस्थ तरंग का चित्र है, इसी को अपन तरंग के चित्र के रूप में बनाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें अभी अपन आगे इसका जिक्र करेंगे, लेकिन तरंग का डायग्राम इस प्रकार से अपन बनाते हैं। अब आप यहां पर अगली बात जो आती है, अगली बात आती है कि गुरुजी तरंग जो है ये कई प्रकार की होती है, हमने नाम सुना है, कोई कहेगा मैंने नाम सुना है प्रत्यास्थ, कोई कहेगा यांत्रिक, कोई कहेगा अप्रत्यास्थ, कोई कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई कहेगा अनुदैर्ध्य तरंग, कोई कहेगा अनुप्रस्थ तरंग, कोई कहेगा प्रगामी तरंग, कोई कहेगा अप्रगामी तरंग, कोई कहेगा एक विमीय, कोई कहेगा द्विविमीय, कोई कहेगा त्रिविमीय। इतनी सारी तरंग, इतने सारे मैंने नाम बोल दिए, तरह तरह की तरंग। एक बार में मैं पूरा तरंग की सारणी वर्गीकरण बता रहा हूं, हमेशा का संकट खत्म। कभी जिंदगी में आपको अब तरंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तरंग होती क्या है, तरंग में मुख्य मुख्य बातें ये हो गई। उसके बाद में अब मैं अगली बात जो ले रहा हूं वो है तरंग के प्रकार। एक बार समझा दूंगा, उसके बाद में आपको तरंग के प्रकारों में कंफ्यूजन खत्म और पूरे प्रकार आपके दिमाग में आ जाएंगे। आपको मैंने पहले बताया था बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर साइंस फर्स्ट चैनल जो है उस पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें ऐसी होती है जिसको यहां पर वीडियो में बोल तो देते हैं लेकिन उनको यहां पर लिखना संभव नहीं होता है। तो आप सभी उस टेलीग्राम पर साइंस फर्स्ट चैनल से जुड़िएगा ताकि आपको और ज्यादा वहां पर आपके लिखित मटेरियल जो है वो आपको मिले और आप पूरी तरह से कनेक्ट रहे। अब देखो ये तरंग के जो प्रकार है, तो यहां पर मैं ले रहा हूं तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार की यदि अपन बात करें, एक ही सारणी बनाऊंगा, बस ये सारणी दिमाग में सेट कर लेना, हमेशा का कंटा खत्म। तरंग के प्रकार की बात करें तो तरंग को चार प्रकार से तरंग को बांटा गया। तो तरंग के प्रकार में कितने रहे, चार। माध्यम के आधार पर तरंग को तोड़ा गया कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो माध्यम के आधार पर दो तरह की तरंगें होती है, एक होती है प्रत्यास्थ तरंग, एक होती है प्रत्यास्थ तरंग, और इसी का नाम है यांत्रिक तरंग। आगे मैं इनको 1 by 1 लूंगा, लेकिन एक बार यहां पर समझा रहा हूं। माध्यम के आधार पर दो तरह की तरंगें होती है, एक होती है प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग, और दूसरी होती है अप्रत्यास्थ तरंग। अप्रत्यास्थ तरंग या इसी का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। विचु का मतलब अपन पूरा बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ये होती है माध्यम के आधार पर। अभी अपन इनको लेंगे, लेकिन एक बार मैं सारणी आपको बता रहा हूं। दूसरा वर्गीकरण है कंपनों के आधार पर। कंपनों के आधार पर भी तरंगे दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, एक तो होती है कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंग,
और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना, ये अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग की डेफिनेशन थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर विभिन्न जिला परिषदों ने जो पेपर लिया था उसमें इनकी परिभाषाएं पूछी, इसलिए आपको इनकी परिभाषाएं सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो कंपनों के आधार पर दो होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अब आ जाता है ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगें दो तरह की होती है। एक होती है प्रगामी तरंग, एक होती है प्रगामी प्रगामी, और एक होती है अप्रगामी तरंग। तो देखो तरंगों के पूरे नाम आ गए ना, बस वर्गीकरण करने के तरीके हैं। और चौथा जो वर्गीकरण है वो है दिशा के आधार पर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दिशा के आधार पर। आप कहोगे गुरुजी दिशा के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती है? तो तीन तरह की होती है। एक होती है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। इसको शॉर्ट में मैं लिखा है 1D, D4 डायमेंशन। कोई भी चीज लिखे आपको उसका बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। पढ़ाई जो है उसको थोड़ा सा गंभीरता बनाए आप, हल्की सी। पढ़ाई में कहीं जोर नहीं है, आपको 50 जगह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप पढ़ लोगे हमेशा की आपको परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। आपको कोई भी चीज है, नई शब्द आता है, आप उस पर गौर करिएगा कि इसका आंसर क्या है। हर चीज का आपको रिप्लाई आपके मन के अंदर होना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो 1D 1 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन, 3D 3 डायमेंशन। बहुत ही सहज होती है पढ़ाई। अब ये को तरंग कितने प्रकार के मैंने नाम बोले थे। कभी आप बोलते हो प्रत्यास्थ, कभी बोलते हो यांत्रिक, कभी बोलते हैं प्रत्यास्थ, कभी बोलते विद्युत चुंबकीय तरंग, कभी बोलते हो अनुदैर्घ्य तरंग, कभी बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, कभी बोलते हैं प्रगामी तरंग, कभी बोलते हैं प्रगामी तरंग, कभी बोलते हैं एकविमीय तरंग, कभी बोलते हैं द्विमीय तरंग, कभी बोलते हैं त्रिविमीय। अब इतनी सारी तरंग आती है, जगह जगह नाम लिखे हुए हैं। तो देखो पूरा वर्गीकरण आ गया, देखो सब पूरी तरंगों के नाम आ गए इसमें। अब वर्गीकरण करने के तरंग के प्रकार चार तरह से तरंग को तोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा पदार्थों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। संरचना के आधार पर पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस। चालकता या ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ होते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ होते हैं प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोचुंबकीय। प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थ होता है प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ। स्वाद के आधार पर केमिस्ट्री में पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है अम्ल, क्षार, लवण। तो ये वर्गीकरण चीज तो पदार्थ ही है, लेकिन उसको वर्गीकृत करने के तरीके हैं। तो तरंग को जब बांटा तो तरंग को वर्गीकृत किया गया चार प्रकार से। माध्यम के आधार पर प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग, और दूसरी होती है अप्रत्यास्थ तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी समझाऊंगा क्या होता है। कंपनों के आधार पर होती है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये भी अपन लेंगे अभी। ऊर्जा संचरण के आधार पर होती है प्रगामी, अप्रगामी, और दिशा के आधार पर होती है 1D 2D 3D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि तरंगों को चार प्रकार से बांटा गया है, और इसमें दो प्रकार, इसमें भी दो प्रकार, इसमें भी दो प्रकार, और दिशा के आधार पर कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो दिमाग में डिजाइन बन गई कि आप तरंगों को ऐसे चार प्रकार से बांटते हैं, माध्यम के आधार पर, कंपनों के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, और दिशा के आधार पर। एक वीडियो को आप शुरुआत के अंदर देख लें, उसके बाद में उसको आप 2-4 घंटे बाद में, 5 घंटे बाद में, एक दिन बाद में वापस देख लें, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब चीजें एकदम दिमाग में फिट हो गई, और पूरी दिमाग में फिट हो गई। उसके बाद में बस आपको इजी हो गया परीक्षा के लिए। अच्छा, अब यहां पर बात यह आती है गुरुजी कि आगे अपन इनको 1 by 1 लें, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर यदि अपन बात करें, इसको पूरे को मिटा दूं मैं, प्रॉपर जगह हो जाएगी। तो माध्यम के आधार पर, तो देखो यहां पर सबसे पहले लिख रहा हूं मैं तरंग का वर्गीकरण सबसे पहले किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। और माध्यम के आधार पर मैंने आपको बताई थी दो तरह की तरंगें होती है। बताइए कौन कौन सी बताई थी? अभी याद हो गई? प्रत्यास्थ तरंग। कोई बच्चा बता सकता है प्रत्यास्थ तरंग का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? यांत्रिक तरंग। ये क्वेश्चन आता है अपने आप में। प्रत्यास्थ तरंग का दूसरा नाम यांत्रिक तरंग। और दूसरा बताओ वर्गीकरण कौन सा है? जल्दी बोलो। अप्रत्यास्थ तरंग। अप्रत्यास्थ तरंग या इसी का नाम है विचु। विचु का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सुनो क्या होता है। प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग क्या होती है? वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, बिना माध्यम में चलेगी नहीं। तो जिनके चलने के लिए माध्यम चाहिए वो कौन सी होती है? प्रत्यास्थ तरंग। जिनके संचरण के लिए, लिख रहा हूं यहां पर, जिनके संचरण के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे कैसे? जैसे आप उदाहरण बोलो ध्वनि तरंग। बताओ ध्वनि तरंग क्या बिना माध्यम चलेगी क्या? मैं बोल रहा हूं तो क्या बिना माध्यम चलेगी क्या? इसको तो चाहिए।
ध्वनि को ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है, लेकिन माध्यम चाहिए ना, बिना माध्यम तो ध्वनि चलेगी नहीं। अपन निर्वात में, चंद्रमा पर निर्वात है, वहां जाके अपन बोले तो क्या आवाज सुनाई देगी? क्या नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है। तो ध्वनि तरंग को माध्यम चाहिए। जैसे जल में उत्पन्न तरंग, अब जल में उत्पन्न तरंग तो वहां पर जल है तभी तो उत्पन्न हो रही है। जैसे डोरी में उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग तब उत्पन्न हुई जब डोरी है। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कब? जब वहां पर स्प्रिंग है। तो ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बोलो माध्यम की। वो कौन सी कहलाती है? प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक। जैसे भूकंप के कारण उठने वाली तरंग, अब भूकंप से जो तरंगे आती है वो धरती के अंदर तरंगे आती है, धरती पूरा एक माध्यम ही तो है। तो यहाँ पर अगली जो बात अपन करें तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं भूकंप से उत्पन्न तरंग। तो यहाँ पर लिख देता हूं उदाहरण, भूकंप से उत्पन्न तरंग, भूकंप से उत्पन्न तरंग। तो बताइए ये सब जो उदाहरण है भूकंप है, भूकंप से उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ध्वनि तरंग, जल में उत्पन्न तरंग है। तो जो माध्यम की आवश्यकता जिनके लिए होती है वो कहलाती है प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में आगे की बात करें। आगे दूसरी है अप्रत्यास्थ तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी होती है? तो जरा देखो, मैं जगह कर रहा हूं यहाँ पर। अप्रत्यास्थ या विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? ये वे होती है जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इनको माध्यम से कोई मतलब ही नहीं है। माध्यम हो तो बढ़िया और माध्यम नहीं हो तो बढ़िया। अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकती है, ये निर्वात में भी गति कर सकती है। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसका दूसरा नाम क्या है? अप्रत्यास्थ तरंग। तो यहां पर मैं लिख दूं निर्वात में भी विशेष प्रकार की तरंगें गति कर सकती है। अब ये जो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये टोटल अपन मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये 7 लेते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। तो इनके 7 के नाम क्या है तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक होती है रेडियो, याद रखें 7 को इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि ये ऑर्डर जो याद मैं बता रहा हूं इसी ऑर्डर में याद रहोगे तभी बता सकते हो किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा। तो रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, ऐसे याद रखो। 3 को एक साथ बोला करो, रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त। बोलो रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, 3 तरंग हो गई। फिर आ जाएगा प्रकाश, जो लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, चौथी हो गई, उसको अलग से याद रखो प्रकाश। फिर लास्ट में याद रखो तो रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, दृश्य, फिर पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रे, उन 3 को एक साथ याद रखो। तो रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, फिर प्रकाश या दृश्य प्रकाश बोल दो पूरा, फिर पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रे, ऐसे 7 होती है। तो ये अप्रत्यास्थ तरंग मैं समझा रहा हूं, रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, फिर दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, प्रकाश को पूरा बोलते हैं देखने में हेल्प करता है, दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी, फिर एक्सरे, एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। ये कुल मिला के कितनी होती है बोलो? 7 होती है। और 7 क्या है? ये अप्रत्यास्थ तरंग। इधर को मैं जगह कर देता हूं थोड़ा सा क्योंकि इनको लिखूंगा। तो अच्छा, तो यहां पर देखिएगा ये जो 7 हैं, तो आगे आपको इनके जितने भी नोट्स हैं, जो भी मैं वीडियो है इसकी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर साइंस फर्स्ट जो चैनल है उस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। लगभग मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं समझाने का, लिखने का, लेकिन बहुत सारी चीजें जिनको बोल पा रहे हैं लिखने में थोड़ी सी रह जाती है, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो खटाखट से आप पढ़ोगे, आपको तैयारी हो जाएगी। रेडियो, सूक्ष्म, आवृत्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे, गामा रे। सूक्ष्म को माइक्रोवेव बोलते। अच्छा, इन तीनों को बोलते हैं रंगे, तरंगे, और ये लास्ट में होती है रणे का मतलब किरणें और किरणें। 3 तो रंगे और 4 रणे। आप याद रखें, किसी के आगे तो लगती है तरंगे, किसी के आगे क्या बोलते हैं? किरण। इनकी नेचर किरण फॉर्म में दर्शाते हैं ना, इसलिए। तो रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और तरंगे, तो रंगे, और फिर 3 रणे, दृश्य प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें, रणे, एक्स किरणें और गामा किरणें। सूक्ष्म तरंग को माइक्रोवेव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोवेव। तो ये अपना जो टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है माध्यम के आधार पर तरंग, और माध्यम के आधार पर जो तरंग पढ़ रहे हैं वो तरंग कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? विद्युत चुम्बकीय तरंग।
सूक्ष्म का दूसरा नाम कई बार परीक्षा में आ जाता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव। अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड भी आ जाता है इसका नाम। पराबैंगनी आ जाता है अल्ट्रावायलेट, गामा रे। ये आपके साथों साथ है रेडियो, सूक्ष्म अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे, गामा। ऐसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य को आपने सुना होगा लैम्डा से लिखते हैं। तो बताइए सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य बताइए किसकी होती है? रेडियो की। क्यों बढ़ती है? बढ़ रही है मतलब इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है, इससे ज्यादा इसकी होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो की। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ने का ये ऑर्डर होता है। और आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता, आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता याद रखना, ग्रेड सेकंड के अंदर भी आरपीएससी में सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, किसकी तरंग दैर्घ्य कम। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता, आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता। तो आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता ऊपर से नीचे चलती है। बताओ सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होती है? बढ़ रही है ना, एरो नीचे जा रहा है, एरो नीचे। तो सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होती है? गामा की। और सबसे कम आवर्ती किसकी होती है? ऐसे ऊर्जा आपने पढ़ा होगा कभी, आवर्ती E बराबर H न्यू। न्यू का मतलब आवर्ती, जिसकी आवर्ती ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है। न्यू का मतलब आवर्ती, का मतलब ऊर्जा। H प्लांक नियतांक होता है, फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू, याद रह जाएगा। तो जिसकी आवर्ती ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है। तो देखो आवर्ती ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसकी भेदने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। तो आवर्ती ऊर्जा भेदन क्षमता ऊपर से नीचे, अर्थात सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की। गामा की आवर्ती भी ज्यादा होती है, गामा की ऊर्जा भी ज्यादा होती है, गामा की भेदने क्षमता भी ज्यादा होती है। और बताइए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो की। अब यहां पर क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। वह कौन सी तरंग होती है जिसकी सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बोलो रेडियो की। सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होती है? आवर्ती पूछे तो किसकी बोलोगे? गामा की। क्वेश्चन यूं आ जाता है सूक्ष्म, दृश्य और एक्स में, सूक्ष्म, दृश्य और एक्स में सर्वाधिक, सूक्ष्म, दृश्य और एक्स, ये तीन दे दिया। मैं सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो बताओ सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? सूक्ष्म की। समझ में आ गई? तो आपको ये याद है पूरे सीक्वेंस में, तो पता रहे तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, आवर्ती ऊर्जा भेदन क्षमता ऐसे बढ़ती है। तो आप कभी भी आपको उठा उठा के जोड़े थे, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, तो यहां पर एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सूक्ष्म कॉमा एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पूरा लिख देता हूं, सूक्ष्म तरंगे कॉमा एक्स किरणें एवं अवरक्त तरंग को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, अवरक्त तरंग का तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सही रूप है, बढ़ते क्रम में सही रूप है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, तीन तरंग दिए इसमें, सूक्ष्म तरंग कॉमा एक्स किरणें अवरक्त तरंग का तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सही रूप है। मतलब तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम इनका सही रूप है। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो है उसको लास्ट में लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब बढ़ता हुआ। तो बताइए इन तीनों की बात करें तो देखो सूक्ष्म कहां है? ये, एक्स किरणें कहां है? ये, और अवरक्त कहां है? ये। तो बताइए इनका तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ मतलब लास्ट में बढ़ता हुआ आना चाहिए। बढ़ता हुआ का मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? बढ़ता हुआ, बढ़ता और बढ़ा और बढ़ा। तो बताइए सबसे बढ़ता हुआ का मतलब होता है छोटे से बड़ा, बढ़ता हुआ का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो बताओ सबसे कम अच्छा क्या पूछा है इसका? तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है इन तीनों में? बोलो एक्स किरणें की। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, उत्तर बोल रहा हूं मैं एक्स किरणें, ये उत्तर है इसका। उत्तर में क्या आया? बोलो एक्स किरणें कॉमा एक्स किरणें हो गई। उसके बाद में बताओ और कौन कौन से? सूक्ष्म और अवरक्त। एक्स तो आई गई, सूक्ष्म अवरक्त ये। तो बताओ इसमें तरंग दैर्घ्य छोटी किसकी होती है? अवरक्त की। और फिर लास्ट में बताओ किसकी आएगी? बोलो सूक्ष्म की। तो ये आपके सही आंसर है। ऐसे चार ऑप्शन देंगे, एक्स किरणें कॉमा अवरक्त किरणें कॉमा सूक्ष्म, फिर इधर सूक्ष्म कर देगा, अवरक्त कर देगा, एक्स कर देगा, ऐसे उल्टे पुल्टे कर देगा। तो बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं अपन गणित के अंदर? क्या बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम को? आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। और आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ, मतलब छोटे से शुरुआत करो बड़े की तरफ, तभी तो होता है कोई चीज बढ़ती हुई है, छोटे शुरुआत बड़ी, बढ़ता हुआ। और अवरोही क्रम में घटता हुआ होता है, मतलब ये। तो ये घटता हुआ, तो बड़े से शुरुआत करें और छोटे की तरफ पहुंचते हैं, बड़े से शुरुआत करते हैं छोटे की तरफ पहुंचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। और छोटे से शुरुआत करें
और बड़े की तरफ पहुंचते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। यहां पर क्या पूछा है इसने, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से शुरुआत करो बड़े, तो बढ़ता हुआ क्रम किसका पूछा है, तरंग दैर्घ्य का। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी है इन तीनों में, एक्स की, उसके बाद में अवरक्त की, और उसके बाद में तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य एक्स की है, उससे थोड़ी ज्यादा अवरक्त की है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, सूक्ष्म की। तो सबसे बड़ा लास्ट में आएगा बढ़ता हुआ, और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य ये आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम है। तो ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के पूरे 7 प्रकार पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये अपन ने तरंग का पहला प्रकार पढ़ा, तरंग का पहला प्रकार माध्यम के आधार पर। और बताइए माध्यम के आधार पर 2 तरह की तरंग हो गई, जिसके क्या क्या नाम है बोलिएगा बच्चों। एक तो है प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग, और दूसरी है अप्रत्यास्थ तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। याद करो वो 4 वर्गीकरण थे। वर्गीकरण का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, कंपनों के आधार पर। तो अगला है कंपनों के आधार पर। कंपनों के आधार पर 2 तरह की तरंगें होती है। एक होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, एक तो कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग, और एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरी कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग। जरा सुन लो क्या होता है एक ही लाइन में। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण संचरण की दिशा, संचरण का मतलब होता है चलने की दिशा, के अनुदिश कंपन करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी ध्वनि इधर जा रही है, और जो भी माध्यम के कण है वो संचरण की दिशा, जिधर कोई तरंग चल रही है उसकी दिशा में ही कंपन करते हैं। ऐसे यो चल रहा है, संचरण जैसे ऐसे हो रहा है, और कंपन भी तरंग जो कण है वो संचरण दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं ऐसे यो। तो संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, वो कौन से होते हैं, अनुदैर्घ्य। और यदि तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं कण, लंबवत यो, तो ये कण जो है यदि लंबवत कंपन करते हैं, यो कंपन करते हैं, तो बताइए कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। यो लंबवत कंपन करने मतलब अनुप्रस्थ। तो यहां पर परिभाषा दे रहा हूं, माध्यम के कण, माध्यम के कण संचरण की दिशा के, संचरण की दिशा के, संचरण की दिशा के अनुदिश, कई बार अनुदिश शब्द न आकर इसकी जगह आ जाता है समांतर एवं प्रति समांतर, समांतर एवं प्रति समांतर कंपन करते हैं, समांतर एवं प्रति समांतर कंपन करते हैं। समांतर प्रति समांतर का मतलब संचरण दिशा के पहले समांतर, फिर पीछे आगे प्रति समांतर, समांतर प्रति समांतर, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बताओ कौन तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। और यहां पर क्या बताया था, माध्यम के कण संचरण की दिशा के, तो ये वाली लाइन तो पूरी पूरी यहीं तक लिख लेना। माध्यम के कण संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। तो ये लाइन तो यहां तक की तो ये पूरी कॉमन है, यहां तक इतनी तो। माध्यम के कण संचरण की दिशा, ये यहां पर लिख लेना, माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत। तो सिंपल याद रखो, माध्यम के कण संचरण दिशा के अनुदिश, अनुदिश अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य में अनुदिश, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य, अनुदिश धैर्य, अनुदिश अनुदिश, अनुदिश में अनुदैर्घ्य, और अनुप्रय प्रय में आएगा परपेंडिकुलर, अनुप्रय प्रय पै से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। तो याद ही रहेगा ना। अनुप्रस्थ याद रखो, अनुप्रस्थ में पै का मतलब परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत कंपन करते हैं। और अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य, अनुदिश दिश, दै से दिश, दै अनुदिश। तो माध्यम के कण तरंग संचरण दिशा के अनुदिश, तो याद रह जाएगा अनुदिश, और अनुप्रस्थ पै से परपेंडिकुलर, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। इसमें जो बनते हैं संपीड़न और विलयन बनते हैं। तो अगली बात इनकी बता रहा हूं क्या है, नीचे दिखेगा नहीं, मिटा रहा हूं थोड़ा सा। इसमें दोनों बता रहा हूं मैं, अंदर अनुप्रस्थ में क्या क्या फर्क है। इसमें संपीड़न, इसमें संपीड़न एवं विरलन का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आता है वो कौन सी तरंगें होती है जिनमें संपीड़न और विलयन का निर्माण होता है। तो याद रखें अनुदैर्घ्य। संपीड़न जैसा नाम है संपीड़न, ये संपीड़न का मतलब दबी हुई। तो संपीड़न वो बिंदु होते हैं जहां पर दाब घनत्व, अणु पास पास होते हैं ना, तो दाब घनत्व और विकृति, जहां पर दाब घनत्व और विकृति मैक्सिमम होती है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, उन्हें बोलते हैं संपीड़न। ऐसे बिंदु जहां पर दाब घनत्व विकृति अधिकतम होती है संपीड़न कहलाते हैं। और ऐसे बिंदु जहां पर दाब घनत्व विकृति न्यूनतम होती है। दाब घनत्व और विकृति क्या होती है बच्चे लालो, दाब घनत्व विकृति क्या होती है बोलो, न्यूनतम, और न्यूनतम होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बोलो, विरलन। तो संपीड़न और विरलन बढ़ते हैं अनुदैर्घ्य में। जब अणु पास पास हो जाते हैं तो संपीड़न, अणु दूर दूर होते हैं तो विरलन। इसमें स्रंग और गर्त बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, स्रंग और गर्त। तो तरंग वह कौन सी होती है जिनमें स्रंग और गर्त का निर्माण होता है। तो
तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है अनुप्रस्थ, श्रृंग और गर्त बनते हैं। इसलिए तो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जो तरंग बनाते हैं ना, पर तरंग का चित्र, उसमें ये बनाते नहीं बनाते, श्रृंग ऊंचा, ये तेरा ऊंचा, तेरा श्रृंग, तेरा नीचा गर्त, तो श्रृंग और गर्त यही तो होते हैं। तो बताओ श्रृंग और गर्त किसमें होते हैं? अनुप्रस्थ में। इसलिए कोई भी तरंग का चित्र बनता है तो किसका बनता है? अनुप्रस्थ का। क्लियर? अच्छा, अगली बात अपन करें, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। अगला जो फर्क बता रहा हूं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में, तो अगली बात आती है इसमें प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। तो अनुदैर्घ्य तरंग तभी होती है जब माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। माध्यम में किसका गुण होना चाहिए? प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, ये कौन सी तरंगों के लिए आवश्यक शर्त है? क्या बोलोगे? अनुदैर्घ्य। और इसमें माध्यम में, इस प्रकार की तरंगों में माध्यम में दृढ़ता, माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए। तो दृढ़ता का गुण होना चाहिए, दृढ़ता का गुण होना चाहिए। तो दृढ़ता का गुण कौन सी तरंगों के लिए आवश्यक है? बोलो, अनुप्रस्थ के लिए। और प्रत्यास्थता का गुण किसके लिए चाहिए? बोलो, अनुदैर्घ्य के लिए। अच्छा, अब बात यहां पर यह आती है कि गुरुजी इनके उदाहरण क्या क्या है। तो इनके उदाहरण के लिए भी मैं यहां पर थोड़ा सा जगह करके आपको इसके उदाहरण बता रहा हूं। तो उदाहरण में देखो आप कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो अनुदैर्घ्य। एग्जाम्पल, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, उदाहरण। अच्छा, इसके अलावा ठोस व द्रव के अंदर, ठोस और द्रव के अंदर, जैसे ये ठोस है, इसको मैंने बजाया ऐसे, अब इसके अंदर जो तरंग उत्पन्न होगी ना अंदर, वो कौन सी होगी? अनुदैर्घ्य। ऐसे ही गैसों में उत्पन्न तरंग, गैसों में तो हमेशा अनुदैर्घ्य होती है। गैसों में कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य। ऐसे स्प्रिंग में भी कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। स्प्रिंग में अणु पास पास हो जाते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं, खींचते हैं, प्रत्यास्थता का गुण, तो स्प्रिंग में कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अच्छा, तो ये जो तरंग है इसके मुख्य उदाहरण बता दिए मैंने, ध्वनि तरंग ठोस और द्रव के अंदर और गैसों में। अच्छा, इसके अलावा इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसके एक लाइन में 7 उदाहरण बताता हूं मैं, और 7 उदाहरण कैसे याद है? एक लाइन याद रखो, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बताओ, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, मैंने अभी विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाई थी, कितनी थी टोटल? 7। याद करवाया था। रेडियो, सूक्ष्म अवरक्त, फिर दृश्य प्रकाश, और पराबैंगनी, एक्सरे, गामा रे। रेडियो, सूक्ष्म अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा रे, सबकी सब विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ। तो कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश बताओ विद्युत चुंबकीय तरंगों में था ना भी, रेडियो, सूक्ष्म अवरक्त, दृश्य, प्रकाश, तो प्रकाश बताओ कैसी है? अनुप्रस्थ है। रेडियो तरंगे कैसी है? अनुप्रस्थ है। पराबैंगनी कैसी है? अनुप्रस्थ है। एक्सरे कैसी है? अनुप्रस्थ है। गामा रे कैसी है? अनुप्रस्थ। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग इसके उदाहरण। और मैं बताऊं, ठोस व द्रव की सतह पर, ठोस और द्रव की सतह पर, ठोस और द्रव की सतह पर, जैसे मैंने इसको बजाया, तो इसके अंदर तो होगी अनुदैर्घ्य, और इसकी सतह पर जो होगी ना, वो कौन सी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो याद रखना, ठोस और द्रव के अंदर तो अनुदैर्घ्य, और ठोस और द्रव की सतह पर कौन सी होगी? अनुप्रस्थ होगी। अच्छा, इसके अलावा यदि अपन और बात करें, जितने भी डोरी वाले वाद्य यंत्र है, डोरी जिनमें होती है, जैसे सितार, गिटार, डोरी वाले सितार, गिटार या डोरी, इनमें कौन सी होती है? हमेशा अनुप्रस्थ। और फूंक वाले वाद्य यंत्रों में, फूंक जिनको फूंक दे दे के बजाते हैं, जैसे बांसुरी, क्लेरिनेट, बिगुल, बीन, शहनाई, तो फूंक वाले में कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। तो फूंक वाले वाद्य यंत्र, बोला मैंने फूंक वाले वाद्य यंत्र, और सितार, गिटार या डोरी वाले वाद्य यंत्र, तो डोरी वाले वाद्य यंत्रों में कौन सी होती है? ये। अच्छा, इसके बाद में अपन यदि बात करें तो तबला या ढोलकी की जब झिल्ली, तबला ढोलकी बजाते हैं ना, डम 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 डम, तबला ढोलकी, तो तबला या ढोलकी की जो ऊपर की जो झिल्ली होती है, जब वो कंपन करती है, तो सतही तो है वो। अरे यार, तबला ढोलकी में जो पर्दा होता है वो सतही तो होती है, खाली तो होती है चमड़ी, तो सतही तो होती है, पृष्ठी तो है, तो उस पर जो तरंग होती है वो भी कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। तो यहां पर मैं लिख दूं, दिख जाएगा, तबला ढोलकी, तबला ढोलकी के कंपन, सतह के कंपन, तबला ढोलकी की झिल्ली के कंपन, इसको मिटा के लिख देता हूं, यहां पर नीचे दिखेगा नहीं, तबला ढोलकी की झिल्ली के कंपन, तबला ढोलकी के झिल्ली के कंपन, तबला ढोलकी के झिल्ली के कंपन जो करते हैं, झिल्ली वो होती है, झिल्ली मतलब वो पर्दा जिसको बजाते हैं, वो भी कौन सी होती है? बोलो, अनुप्रस्थ होती है। तो ये दो तरह की हो गई, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ।
माध्यम के कण संचरण दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, इसमें लंबवत कंपन करते हैं, इसमें संपीड़न विचलन बनते हैं, इसमें सरंग और गर्त बनते हैं। इसमें उदाहरण मैंने बता दिया, ध्वनि तरंग ठोस और द्रव के अंदर, गैसों में, फूंक वाले वाद्य यंत्रों में, स्प्रिंग में, ये सब इसके उदाहरण है। और इसके उदाहरण मैंने बता दिए थे कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, ध्वनि तरंग कैसी है? बताओ, ध्वनि के लिए माध्यम भी चाहिए, तो ध्वनि यांत्रिक तरंग भी है क्योंकि माध्यम चाहिए उसको, और ध्वनि अनुदैर्घ्य भी है। तो तरंगे ऐसे जैसे 4 वर्गीकरण अपन ने पढ़े ना, तो एक तरंग 2-2, 3-3 रूप भी ले सकती है। ध्वनि जो है ये माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग भी है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग भी है। समझ आ गई आपके? ऐसे ही यदि आपसे कोई कहे प्रकाश कैसी है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो ऐसे अपन को पता रहे कि एक जो उदाहरण है वो दोनों जगह, 2-2 जगह भी, 3-3 जगह भी आ सकता है, तो अपन को उससे ज्वाइंट भी करना है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन ज्वाइंट का कई बार रीट के अंदर भी पूछा था, अभी मैं बता रहा हूं आगे। तो ये आपके कंपनों के आधार पर सेकंड वर्गीकरण भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा जो वर्गीकरण इसका आता है तरंग का अब आता है वर्गीकरण नंबर 3। और तीसरा जो वर्गीकरण है तरंग का, वो है ऊर्जा संचरण के आधार पर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊर्जा संचरण के आधार पर। आप कहोगे गुरुजी ऊर्जा संचरण के आधार पर 2 तरह की तरंगें होती है, एक होती है प्रगामी तरंग, एक तो होती है प्रगामी तरंग और एक होती है अप्रगामी तरंग। बताया था मैंने शुरुआत में ही सारणी बनाई थी कि तरंगों को 4 प्रकार से बांटा है। तो तीसरा वर्गीकरण है ऊर्जा संचरण के आधार प्रगामी वो तरंगें होती है जिनके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। यहां पर लिख रहा हूं जिनके द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, बोलो संचरण। जिनके द्वारा ऊर्जा का क्या होता है, संचरण, वो होता है प्रगामी। और जिनके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट, आरएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरएएस में आया हुआ सवाल है ये। जिनके द्वारा, इंपॉर्टेंट किया है मैंने, अप्रगामी तरंग याद रख लेना, जिनके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण या संचरण नहीं होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण या संचरण नहीं होता है। आप कहोगे गुरुजी कैसे, क्या है इसका मतलब? आपने लिख तो दिया, जिनके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है प्रगामी, जिसका नाम ही है प्रगामी। गामी का मतलब चलने वाली, और यह अप्रगामी अर्थात प्रगामी के आगे लग गया, अर्थात चलने वाली नहीं है। तो आप कहोगे कैसे? जैसे ध्वनि तरंग है, अब बताओ ध्वनि तरंग चल रही नहीं चल रही? अरे मैं बोल रहा हूं तो आगे कैमरे तक मेरी आवाज गई है, तभी तो वहां पर आया, पहुंची है, उसने रिकॉर्ड करी है। अपन बोलते हैं एक दूसरे से तो आवाज जाती नहीं जाती। तो बताओ ध्वनि तरंग बताओ चलती नहीं चलती है, तो कैसी तरंग है? प्रगामी तरंग। लेकिन अप्रगामी तरंग आप कहोगे ये कौन सी है? आपने कभी देखा होगा जैसे रामायण के अंदर इधर से आता है राम का तीर, इधर से आता है रावण का तीर, और राम रावण के तीर आते हैं और तीर आके दोनों आके मिल गए और मिलके ऐसे करते हैं डुंग। अब ये तीर नहीं तो यों चले नहीं यों चले, एक तीर आया इधर से और एक तीर आया इधर से, 2 तरंग आई, एक आई इधर से आई और एक तरंग इधर से आई। अब दोनों आके भिड़ गई, अब भिड़ने के बाद में ये चल नहीं रही, तो बताओ कौन सी तरंग बन गई? अप्रगामी। अर्थात जब 2 तरंगे विपरीत दिशा से आके अध्यारोपित हो जाती है, मिल जाती है और उसके बाद में चलती नहीं है, तो बताओ कैसी तरंग होती है? अप्रगामी। इसलिए तो बोलते हैं जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण संचरण नहीं होता। स्थानांतरण संचरण नहीं होता, कौन सी होती है? अप्रगामी। और जिनके द्वारा ऊर्जा का संचरण स्थानांतरण होता है, कौन सी होती है? प्रगामी। अब ये जो प्रगामी है, इनको भी अपन 2 तरह से बांट सकते हैं। जैसे मैं इसकी उदाहरण बताऊं, अनुदैर्घ्य प्रगामी और इधर मैं लिख रहा हूं अनुप्रस्थ प्रगामी। अनुदैर्घ्य प्रगामी और दूसरा कौन सा लिख दिया मैंने? अनुप्रस्थ प्रगामी। अनुदैर्घ्य प्रगामी का मतलब, अब ऐसे उदाहरण बोलो जो अनुदैर्घ्य भी हो और प्रगामी भी हो। बताओ एग्जांपल क्या? ध्वनि। बताओ ध्वनि जो तरंग है ये अनुदैर्घ्य है, प्रगामी भी है, और कोई कहे तीसरी बात, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग भी है। यांत्रिक का मतलब चलने के लिए माध्यम भी चाहिए। तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य प्रगामी है। कई बार रीट 2018 का यही क्वेश्चन था, तो यह लिख देता हूं रीट 2018 ध्यान दीजिएगा, रीट 2018 का यही क्वेश्चन था। ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य प्रगामी। अब बताओ अनुप्रस्थ प्रगामी, जो अनुप्रस्थ हो और प्रगामी भी हो, जैसे प्रकाश। अरे प्रकाश बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने कहा था सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, और प्रकाश चलता भी है, प्रकाश भी तो चलता है, तो चलता है मतलब प्रगामी, तो प्रकाश तरंग इसका उदाहरण है। अच्छा, तो इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा ध्वनि तरंग, इसका उदाहरण क्या ले लिया? प्रकाश तरंग। अब बताओ अप्रगामी तरंग में भी 2 हिस्से अपन ले सकते हैं। अप्रगामी तरंगों में 2 हिस्से कौन कौन से? एक हिस्सा ले रहा हूं मैं अनुदैर्घ्य, एक हिस्सा तो ले रहा हूं मैं अनुदैर्घ्य अप्रगामी।
अनुदैर्घ्य अप्रगामी, और दूसरा हिस्सा ले रहा हूं मैं अनुप्रस्थ अप्रगामी, अनुप्रस्थ अप्रगामी। तो यहां पर इनके उदाहरण भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो आपने इसके भी दो हिस्से कर दिए, अनुदैर्घ्य प्रगामी, अनुप्रस्थ प्रगामी, इसके भी दो हिस्से कर दिए, अनुदैर्घ्य प्रगामी और अनुप्रस्थ प्रगामी। अच्छा, अब यहां पर बात आती है गुरुजी कि ये जो है तरंग, इन तरंगों की यदि अपन बात करें तो यहां पर इनके और उदाहरण क्या क्या है, देखो यहां पर अनुदैर्घ्य अप्रगामी और अनुप्रस्थ अप्रगामी के उदाहरण क्या है। तो इन उदाहरणों को मैं बताऊं यहां पर, तो नीचे जगह है नहीं तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं। अप्रगामी तरंग का पोर्शन है, ध्यान रखना। अब यहां पर उदाहरण अनुदैर्घ्य, तो ये यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, अप्रगामी तरंग ही चल रही थी, इससे आप भूलोगे नहीं। और अप्रगामी तरंग के अपन ने दो हिस्से कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं इसकी उदाहरण बता रहा हूं अनुदैर्घ्य अप्रगामी की। अनुदैर्घ्य अप्रगामी, जो अनुदैर्घ्य और अप्रगामी जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, कभी आपने सोचा कि वाद्य यंत्रों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है क्यों उत्पन्न होती है? अरे वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती नहीं होती, क्यों उत्पन्न होती है? जब ध्वनियां भिड़ती है, जब ध्वनि भिड़ती है ना तो आवाज उत्पन्न होती है, आर्ट उत्पन्न होता है, आर्ट, आर्ट मतलब आवाज। तो वाद्य यंत्रों में ध्वनि का उत्पन्न होना, याद रखना, दो तरंगों का भिड़ना है। और जब दो तरंगे भिड़ती है, जैसे मैंने बताया था राम रावण के तीर भिड़े, तो भिड़ने से बताओ कौन तरंग होती है? अप्रगामी। और मैंने ये भी बताया था कि फूंक वाले वाद्य यंत्र में अनुदैर्घ्य होगी, और बताओ फूंक वाले वाद्य यंत्रों में ध्वनि को उत्पन्न होना है अप्रगामी, और फूंक वाले में अनुदैर्घ्य होगी। तो बताओ अनुदैर्घ्य अप्रगामी का उदाहरण क्या है? बोलो, फूंक वाले वाद्य यंत्र। फूंक वाले जो वाद्य यंत्र होंगे, फूंक वाले वाद्य यंत्र, इनको फूंक दे के बजाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, बांसुरी, लिखने की यहां पर जगह नहीं है, सुन लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ। फूंक वाले वाद्य यंत्र, बांसुरी, क्लेरिनेट, बिगुल, बीन, शहनाई, पुपाड़ी, ये सब की सब कैसी है? अनुदैर्घ्य अप्रगामी। और अनुप्रस्थ अप्रगामी है डोरी वाले वाद्य यंत्र, डोरी वाले वाद्य यंत्र। अब डोरी वाले वाद्य यंत्रों में मैंने बताया था अनुप्रस्थ होती है, लेकिन डोरी वाले वाद्य यंत्रों में वही ध्वनि को उत्पन्न होना अप्रगामी है। तो स्पष्ट बोलेंगे अनुप्रस्थ अप्रगामी। सिंपल बोलेंगे फूंक वाले वाद्य यंत्रों में कौन सी होती है? तो अपन बोलेंगे अनुदैर्घ्य होती है। और कौन सी होती है? अप्रगामी होती है। तो पूरा बोलेंगे कि फूंक वाले वाद्य यंत्रों में कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य भी होती है और अप्रगामी, तो नाम हो गया अनुदैर्घ्य अप्रगामी। डोरी वाले वाद्य यंत्रों में कौन सी होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी। जैसे सितार, गिटार, वायलिन, रावणत्ता, ये सब की सब कौन सी होती है? रावणत्ता होते हैं डोरी वाले वाद्य यंत्र। तो सितार, गिटार, वायलिन, रावणत्ता, ये डोरी वाले वाद्य यंत्रों में कौन सी होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी। तो बताओ, याद रखें, फूंक वाले वाद्य यंत्रों में अनुदैर्घ्य अप्रगामी और डोरी वाले वाद्य यंत्रों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होती है। तो ये अपन ने पढ़ा था किसके आधार पर? ऊर्जा संचरण के आधार पर। तो वापस एक बार मैं रिकैप करूं। अब देखो पढ़ने के बाद में कितना से छोटा हो जाता है कि ऊर्जा संचरण के आधार पर दो तरंग होती है, प्रगामी जो ऊर्जा लेकर चलती है, अप्रगामी जो ऊर्जा लेकर नहीं चलती। फिर प्रगामी तरंग भी दो ले ली अपन ने, अनुदैर्घ्य प्रगामी, अनुप्रस्थ प्रगामी, और अप्रगामी में दो, अनुदैर्घ्य अप्रगामी और अनुप्रस्थ अप्रगामी। अब ऐसा उदाहरण बोलो जो अनुदैर्घ्य भी हो, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य है और ध्वनि चलती है, तो प्रगामी, तो अनुदैर्घ्य प्रगामी, तो ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य प्रगामी। अब ऐसा उदाहरण बोलो जो अनुप्रस्थ प्रगामी हो, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश, प्रकाश अनुप्रस्थ भी है, प्रकाश चलता भी है, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रगामी है। अब बताओ अप्रगामी तरंग, वाद्य यंत्रों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि उत्पन्न होना, दो तरंगों का भिड़ना, इसका मतलब वाद्य यंत्रों में अप्रगामी होगी। रट लो, चाहे फूंक वाले वाद्य यंत्र हो, चाहे डोरी वाले वाद्य यंत्र हो, कोई से वाद्य यंत्रों में हमेशा कौन सी होती है? अप्रगामी। लेकिन अब आपसे कोई कहेगा ऐसे वाद्य यंत्र बताओ जिनमें अनुदैर्घ्य अप्रगामी हो, तो आपको मैंने बताया था अनुदैर्घ्य अप्रगामी तो है ही, लेकिन अनुदैर्घ्य अप्रगामी फूंक वाले वाद्य यंत्रों में होगी। फूंक वाले वाद्य यंत्र मैंने अभी बताए थे कौन कौन से, जैसे बांसुरी, बिगुल, बीन, बोल दिए थे मैंने, लिख देता हूं, बिगुल, बांसुरी, बिगुल, बीन, शहनाई, ये सब आपके उदाहरण है। डोरी वाले वाद्य यंत्रों में, तो डोरी वाले वाद्य यंत्रों में अनुप्रस्थ होती है और वाद्य यंत्रों में ध्वनि को उत्पन्न होना अप्रगामी। तो डोरी वाले वाद्य यंत्रों को जैसे सितार, और बोलो गिटार, और बोलो वायलिन, और बोलो रावणत्ता, इनमें सब में कौन सी होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी। तो ये तरंग का अपन ने तीसरा वर्गीकरण पढ़ लिया ऊर्जा संचरण के आधार पर। अच्छा, अब यहां पर चौथा और अंतिम वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं, चौथा और अंतिम वर्गीकरण तरंग का और पढ़ रहे हैं, जिससे आपका ये तरंग के प्रकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और ये आपके अप टू सेकंड गेट तक आपको काम करेंगे। सेकंड गेट लेक्चर की परीक्षा तक भी आपको ये फायदे देंगे। आपके रीट में तो ये पूरा है ही पाठ्यक्रम के अंदर, प्रतियोगी परीक्षा जो आ रही है रीट के अंदर, 9th में भी इसको दिया हुआ है, 11th में भी इसका वर्गीकरण है। तो ये आपके काफी महत्वपूर्ण है और 4 इसका वर्गीकरण करने के 4 तरीके हैं। अंतिम चौथा जो तरीका है वो है दिशा के आधार पर।
दिशा के आधार पर। मैंने संपूर्ण इसमें सारगर्भित रूप से पूरा कंप्लीट ले लिया। दिशा के आधार पर तीन तरह की होती है। एक विमीय तरंग, वन डायमेंशन, एक विमीय तरंग बोलते हैं 1D। क्योंकि चार वर्गीकरण है तो अपन को पहले ऐसे चार समझा के फिर अपन को एक एक लेना पड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह थोड़ी होती है बोर्ड पर कि जो कोई बहुत लंबा बोर्ड हो जो एक साथ ही पूरा एक साथ लंबा चले। तो यहाँ तो इसलिए क्या है कि चार वर्गीकरण में एक वर्गीकरण फिर मिटाना पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब ये कौन सा है, चौथा वर्गीकरण। तो बार बार ऐसे करना पड़ता है। दूसरी बताओ कौन सी है, द्विविमीय तरंग। द्विविमीय तरंग। तीसरा वर्गीकरण बोलो त्रिविमीय तरंग। त्रिविमीय तरंग ऐसी तरंग जो एक ही दिशा में चलती है, जैसे डोरी में उत्पन्न तरंग। अब डोरी में एक निश्चित दिशा में तरंग चलती है, तो डोरी में उत्पन्न तरंग, कोई भी आपसे पूछे डोरी में उत्पन्न तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग वन डायमेंशन है। 1D का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन। ये बताओ कैसी तरंग है, एक विमीय तरंग, वन डायमेंशन है, डोरी में संचित तरंग। अच्छा बताओ द्विमीय तरंग क्या होती है, 2 डायमेंशन, जैसे जल की सतह पर। अब सतह जो होती है ना, सतह जैसे ये सतह है तो सतह द्विमीय होता है, सतह में दो अक्ष होती है, एक्स और वाई। जैसे आपका कागज है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो सतह पर जो होती है, जैसे जल की सतह पर, तो कोई भी कहे कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंग द्विविमीय होती है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग कौन सी होती है, द्विविमीय होती है। सतह कह दे या पृष्ठ कह दे, सतह कह देता है, पृष्ठ कह देता है। त्रिविमीय तरंग को अपन बोलते हैं 3 डायमेंशन, 3D। आप कहोगे इसके क्या उदाहरण है, इसके उदाहरण जैसे ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग सब दिशा में चल रही है, एक्स दिशा में आगे भी चल रही है, वाई दिशा में चल रही है, जेड दिशा में चल रही है, तीनों दिशाओं में फैल रही है ना। तो त्रिविमीय तरंग के उदाहरण जैसे ध्वनि तरंग। प्रकाश तीनों दिशाओं में फैल रहा है तो त्रिप्रकाश भी इसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग। तो प्रकाश तरंग सभी दिशाओं के अंदर फैल रहा है, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग। तो बताओ ये किसके उदाहरण है, ये तो ये आपके कहलाते हैं त्रिविमीय तरंग के उदाहरण कहलाते हैं। तो आकाश में यदि ध्वनि तरंग है, ये आकाशीय, आकाश में ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग आकाश में यदि फैल रही है इधर उधर, तो ये कौन सी तरंग है, बोलो त्रिविमीय तरंग। दी है दिशा के आधार पर। अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो बताइए जब कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वाद्य यंत्र में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तो है एक अप्रगामी तरंग का घटना। वाद्य यंत्र में ध्वनि का उत्पन्न होना, वाद्य यंत्र को बजाने पर ध्वनि बनी दो तरंगों के भिड़ने से, तो वाद्य यंत्र में ध्वनि का उत्पन्न होना तो एक अप्रगामी है, लेकिन उत्पन्न ध्वनि का श्रोता के कानों तक जाना, वो तो चल के गई है ना, तो वो एक प्रगामी तरंग की घटना है। तो वापिस बोल रहा हूं, वाद्य यंत्रों में ध्वनि का उत्पन्न होना एक अप्रगामी तरंग की घटना है, लेकिन उत्पन्न ध्वनि श्रोता के कानों तक जाना वो कौन सी है, बोलो प्रगामी। और अच्छा एक ये भी याद रखना, जितने भी पाइप हैं, पाइप में चाहे खुला पाइप हो चाहे एक सिरे से बंद पाइप हो, पाइपों में भी जिनको अपन बोलते हैं ऑर्गन पाइप, वायु स्तंभ, तो उनमें भी अप्रगामी तरंग होती है। तो अलग से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको अलग से नोट बना के लिख रहा हूं, वहां पर नहीं लिखा मैंने, कि ऑर्गन पाइप बोलते हैं इनको, ऑर्गन पाइप। हिंदी में बोले तो वायु स्तंभ, ऑर्गन पाइप, वायु स्तंभ, कुंडनली, कुंडनली, ऑर्गन पाइप, वायु स्तंभ, कुंडली, इनमें भी कौन सी तरंग होती है, याद रखना। ऑर्गन पाइप, वायु स्तंभ या कुंडली में भी कौन सी तरंग होती है, अप्रगामी तरंग होती है। तो इनमें याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन आता है, ये नली आपके है नहीं तो मैं समझाता। अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, पहले था सिलेबस में, अब है नहीं। अप्रगामी तरंग तो ऑर्गन पाइप अर्थात वायु स्तंभ में कैसी होती है, या आपके कुंडली में कैसी होती है, तो क्या बोलोगे, अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। तो ये भी याद रखना। अब अनुनाद नली क्वेश्चन आता है, अनुनाद नली, अभी नाम सुना है अनुनाद नली। अब अनुनाद नली में एक वायु स्तंभित होता है, वायु पानी भरा हुआ होता है, और यहाँ पर अपन स्वरित्र से बजाते हैं, तरंग जाती है और टकरा के आती है। तो जाके टकरा के दो तरंगे भिड़ गई और वही टकरा के आ गई, तो वो आपस में भिड़ती है और आवाज उत्पन्न होती है। स्वरित्र बजाते हैं ना ऐसे टंग, अनुनाद नली में। तो अनुनाद नली में भी कौन सी तरंग होती है, बोलो अप्रगामी तरंग। और अनुनाद नली में एक जगह पानी होता है, यहाँ बंद होती है, इसलिए अनुनाद नली बंद वायु स्तंभ, वायु का स्तंभ तो है, वायु का कॉलम तो है अनुनाद नली, और इस स्वरित्र अपन कंपित करा के लेके जाते हैं अनुनाद नली के ऊपर। प्रैक्टिकल कभी किया होगा, अन्यथा थोड़ा आभासित कर लेंगे। ऐसा कुछ होता है कि स्वरित्र जो होता है उसको रबड़ पैड से कंपित करा के यहाँ लेके जाते हैं। अनुनाद नली में वायु का स्तंभ होता है, यहाँ तक पानी भरा होता है, पानी के लेवल को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से जब ध्वनि तरंग जाती है, टकरा के आती है, तो जाने वाली टकरा के आने वाली दोनों भिड़ती है, भिड़ने से अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, और अनुनाद नली बंद वायु स्तंभ का उदाहरण है। तो अनुनाद नली जो है ये बंद वायु स्तंभ का उदाहरण है। तो अनुनाद नली, कुंडली, ऑर्गन पाइप, इनमें बताइए कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, जिसको कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन यहां पर क्या है कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा विजिबल, लैम्डा वी से रिप्रेजेंट कर रखा है। क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य रिप्रेजेंट करा है लैम्डा वी एवं ध्वनि तरंग दैर्घ्य एवं ध्वनि तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एस, लैम्डा साउंड में सही संबंध है, में सही संबंध है। ये क्वेश्चन दे रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण है। में सही संबंध है, कौन सा आपको सही संबंध यहां पर नजर आ रहा है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन लैम्डा वी ग्रेटर देन लैम्डा एस, दूसरा ऑप्शन यहां पर लैम्डा वी लेस देन लैम्डा एस, तीसरा ऑप्शन यहां पर है लैम्डा वी बराबर होता है लैम्डा एस, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि साहब गुरुजी मुझको तो इनमें से कोई सा भी नजर नहीं आ रहा, तो कहीं इसका आंसर ये भी बताइए। क्वेश्चन क्या है जरा वापस एक बार सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को लिख रहा है लैम्डा वी से और ध्वनि तरंग दैर्घ्य को लिख रहा है लैम्डा एस में, उनमें सही संबंध क्या है? क्या दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ध्वनि से ज्यादा होती है क्या? क्या दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ध्वनि से कम होती है क्या? क्या दोनों की तरंग दैर्घ्य बराबर होती है क्या? या इनमें से कोई नहीं? और हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं, एक हल्का सा हिंट, जिससे कि आप इसका आंसर की तह तक पहुंच जाओगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये एक अलग से लीक से हटकर क्वेश्चन है। प्रकाश और ध्वनि की तरंग दैर्घ्य में किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो क्वेश्चन है ये। और हल्का सा हिंट देता हूं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन कोटि की होती है। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻10 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन कोटि की होती है, जबकि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य को मीटर या अपन यदि उसको छोटे मात्रक में रिप्रेजेंट करें तो सेंटीमीटर में मापते हैं। वापिस बोल रहा हूं हिंट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन कोटि की होती है, अर्थात 10⁻10 मीटर कोटि की, जबकि ध्वनि की जो तरंग दैर्घ्य है उसको मीटर या छोटे मात्रक सेंटीमीटर में मापते हैं। आपको पता चल जाना चाहिए कि अब किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और किसकी तरंग दैर्घ्य कम है। ये इसका मैंने आपको हिंट बता दिया। तो ये आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था तरंग और तरंग के प्रकार। और याद रखना, तरंग को 4 प्रकार से बांटा गया है, उसमें तरंग के संपूर्ण प्रकार आ जाते हैं। पहला अपन ने प्रकार पढ़ा था माध्यम के आधार पर, उसमें अपन ने पढ़ा था यांत्रिक प्रत्यास्थ, दूसरा पढ़ा था अप्रत्यास्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने कंपनों के आधार पर, उसमें पढ़ा था अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तीसरा वर्गीकरण पढ़ा था ऊर्जा संचरण के आधार पर, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग। और चौथा वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने दिशा के आधार पर, एक विमीय तरंग, द्विमीय तरंग और त्रिविमीय तरंग। और संपूर्ण अपन ने उसके अंदर देख लिया कि कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या सभी के अंदर विशेषताएं और खूबी होती है। आगे अगले जो वीडियो के अंदर मैं आपको तरंग में तरंग वेग समीकरण क्या होती है, उससे संबंधित आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, उस पर अपने अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आगे आपसे वापस मुलाकात होगी तरंग वेग समीकरण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।